नमस्कार, सीबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक बड़ी स्कीम के साथ। दलित, आदिवासी परिवार और महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए सरकार की खास स्कीम स्टैंड अप इंडिया का अनाउंसमेंट हो चुका है और इस स्कीम का आगाज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ के लोन मिलेंगे। यही नहीं, इस स्कीम में खास फोकस वर्किंग कैपिटल की जरूरतों पर रखा गया है। इस स्कीम का कैसा फायदा आप उठा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है एंजल इन्वेस्टर अजीत खुराना। अजीत, स्वागत है आपका। पहले स्टार्टअप इंडिया का अनाउंसमेंट और वहां पर हमने देखा उसे सो कॉल्ड गेम चेंजर स्कीम ऑफ कोर्स कहा गया है, लेकिन स्टैंड अप इंडिया का मकसद यही है कि पिछड़े इलाकों में जो दलित है, जो आदिवासी परिवार है, उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाए और महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए। क्या ये स्कीम्स वाकई में कारगर साबित होंगी? मुझे लगता है कि हालांकि ये बहुत रचनात्मक कार्यक्रम नहीं है, पर सकारात्मक जरूर है कुछ हद तक। आदिवासियों को, दलितों को, महिलाओं को जितना प्रोत्साहन दिया जाए उतना कम है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो बात है इस स्कीम में वो ये है कि ना सिर्फ बड़े शहरों में या खास ब्रांचेस में, बल्कि हर एक बैंक ब्रांच में, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच में ये लोन दिए जाएंगे। ये सबसे सकारात्मक बात है। ऑफ कोर्स इस स्कीम में ऐसे ढांचे नहीं डाले गए हैं कि आपको इनोवेटिव बिजनेस ही करना है, ये सबके लिए खुला है। तो शायद आप एक सब्जी की दुकान चला सकते हैं या फिर आप कोई ठीक ठाक बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो फोकस वर्किंग कैपिटल पर रखा गया है वो कितना अहम है, क्योंकि अगर आप कोई भी छोटा कारोबार शुरू करें, लगातार पैसे की कमी होती है, उस पर ध्यान देना कितना बड़ा और कितना सही कदम है सरकार का। ये चीज मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आई, क्योंकि जहां तक वर्किंग कैपिटल का सवाल है, ये बिजनेस के सेटअप के टाइम नहीं होता, बल्कि बिजनेस जब चल रहा होता है तब इसकी जरूरत होती है। और क्योंकि हमने 10 लाख to 1 करोड़ की रेंज रखी है, तो जो सड़क पर सब्जी वाला सब्जी बेचता है उसे 10 लाख रुपीस की जरूरत नहीं होती। तो मेरे ख्याल से सरकार के मन में जरूर कोई ऐसी बात है कि हालांकि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर लिया जाएगा इस स्कीम के अंदर, पर इसमें हर तरह के बिजनेस शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो 10 लाख to 1 करोड़ है वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए ही सूटेबल है। तो अगर देखें कि किस तरह के बिजनेसेस शामिल किए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब अपना भाषण दे रहे थे उन्होंने ऑफ कोर्स धोबियों की बात की, जो कपड़े इस्त्री करते हैं उनकी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जो ठेले चलाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में मुद्रा बैंक के थ्रू फंडिंग जा रही है। लेकिन कोशिश यही है कि आप अपना खुद का व्यवसाय चलाएं। वो कुछ भी हो सकता है, मसलन एक छोटी सोप मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आप लगा सकते हैं, एक छोटा प्लास्टिक का कारोबार शुरू कर सकते हैं। उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर आपको मिल रही है और अगर आपको हर बैंक को कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोन दिए जाए, क्या वो एक अच्छी पहल नहीं है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पहल है। अगर वो जिस तरह से आपने समझाया है उस तरह से इंप्लीमेंट हो, उस तरह से लागू हो, तो ये बहुत अच्छी पहल है। जो 3 एरियाज हैं जिसमें ये स्कीम का मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। पहली ये, जहां के कोई ट्रेडर हो उसे इन्वेंट्री में पैसे लगाने हैं, तो उधर 10 लाख रुपए बड़े आराम से लग सकते हैं, अगर आपने मोबाइल फोन्स रखने हो, अगर आपने किराने की दुकान लेनी हो। दूसरी चीज यह है कि अगर आपने स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसे आपने ही कहा साबुन बनाने का या प्लास्टिक मोल्डिंग का या अन्य किसी भी तरह का, चाहे बीड़ी हो, मैचस्टिक हो, कोई भी प्रकार की चीज हो। और तीसरी चीज यह है जहां के आपका एक सेंट्रल एसेट होता है, जैसे कि आपने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी लेनी है, उसके लिए आपको ट्रक खरीदना 30 लाख रुपए का, या आपने कोई पोल्ट्री फार्म खोलना है, उसके लिए आपको वो पोल्ट्री का सेटअप चाहिए। तो जिधर एक सेंट्रल एसेट होता है जिसकी लॉन्ग टर्म यील्ड होती है, ये छोड़ के जो अन्य चीजें हैं जैसे कि सोलार जनरेशन हो गई एट द विलेज लेवल एटसेट्रा, उन सब चीजों के लिए ये सूटेबल नहीं हो। पर सोलार जनरेशन में ऑफ कोर्स कॉपर ज्यादा भी लगेगा, इसीलिए शायद सूटेबल ना हो। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं, शायद जो अब भी अपना कारोबार चला रहे हैं, या फिर महिला एंटरप्रेन्योर्स जो छोटे लेवल पर, स्मॉल स्केल लेवल पर काम कर रही हैं, उनको इस स्कीम का कैसे फायदा उठाना चाहिए? देखिए, अगर यदि ये स्कीम नहीं आई होती तो उन लोगों को जिनका आपने जिक्र किया, उनको अगर पैसे चाहिए होते तो वो कहां से लेते? या तो वो माइक्रो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के पास जाते, जिनका ज्यादातर देखा गया है कि लोन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत हाई होता है, अनलेस वो चैरिटेबल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो। सेकंड, वो रेगुलर बैंक्स के पास जा सकते हैं। रेगुलर बैंक्स के पास सिर्फ रिलेटिवली एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस जाते हैं जिनके पास कोलैटरल हो या किसी तरह की सिक्योरिटी हो। उस कारण से जो तीसरी विंडो अब खुल गई है कि उसी प्रकार के लोन जो माइक्रो फाइनेंस या शेड्यूल बैंक्स आपको देते थे, उसी प्रकार के लोन्स आपको मिलेंगे 10 लाख रुपीज से 1 करोड़ रुपीज तक, मगर बिना कोलैटरल के या
अगर कोलैटरल भी हो तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट देगी, तो शायद बैंक्स ज्यादा लिबरल होंगे या आराम से लोन दे देंगे, ना कि बहुत चुनिंदा लोगों को मिलेंगे। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आवाज एंटरप्रेन्योर पर हम लार्जली बात करते हैं इनोवेटिव बिजनेसेस की, स्टार्टअप्स की, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बिजनेसेस की, लेकिन जो छोटे उद्यमी हैं, जो अपना वेरी बेसिक बिजनेस चला रहे हैं, उनके लिए भी सरकार एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती है कि अगर आपने कुछ अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है, उसे आप शुरू करें। ये दोनों को बैलेंस कैसे करेगी सरकार आगे जाकर? मुझे लगता है इसे बैलेंस करने के लिए हमें इनोवेशन शब्द को समझना पड़ेगा। जब एप्पल अपना मैकबुक निकालती है या आईफोन निकालती है, उसे सब लोग इनोवेटिव कहते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट इनोवेशन है। लेकिन इनोवेशन सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, प्रोडक्ट में होती है, प्रोसेस में होती है और बिजनेस मॉडल में भी होती है। यदि आप किसी ग्रामीण इलाके में रहते हैं जहां आपको कोई चीज, जो चीज खरीदनी है वो मिलती नहीं है, अगर मैं उसे आपके पास वहां पर ले जाऊं तो ये डेफिनेटली इनोवेटिव है। अगर समझो लद्दाख में जिंजर ग्रो हो रही है ऑर्गेनिक तरीके से और मैं बॉम्बे में हूं और मुझे चाहिए कि वो जिंजर मुझे मिले और कोई एक सप्लाई चेन सेटअप कर सके कि मुझे मिले, वो भी मुझे लगता है इनोवेटिव है। और इस प्रकार की जो इनोवेशन है, जो ग्राउंड लेवल इनोवेशन है, प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं है, बिजनेस मॉडल इनोवेशन है, मुझे लगता है कि जो स्कीम अनाउंस हुई है उसे जरूर सपोर्ट कर सकती है। क्या पर आपको लगता है वाकई में फिर इस इनोवेशन को जो आप कहते हैं ना फ्यूल किया जाएगा इस स्कीम के बाद, और आगे इसके साथ जो भी फॉलोअप्स होंगे फिर हम देखेंगे, जो सरकार या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि आप जॉब सीकर के बजाय एक जॉब क्रिएटर बने, क्या भारत उस तरफ एक बड़ा कदम उठा रहा है? देखिए, होता यह है कि जो लोन दिए जाते हैं या जो लोन लेने वाले होते हैं वो उस बिजनेस के लिए लोन लेते हैं जहां उनको सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। यूजुअली ये बिजनेसेस ऐसे नहीं होते जो कि चौथे पांचवें साल में प्रॉफिट देंगे, जैसे हम ई कॉमर्स बिजनेस की बात करते हैं। ये जो बिजनेस है चौथे पांचवें दिन या चौथे पांचवें हफ्ते में रिटर्न देना चाहते हैं। उस कारण की वजह से मैं ये देखता हूं कि जो सबसे इजी बिजनेसेस होते हैं उन्हें फाइनेंसिंग मिल जाती है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो सपना साकार होगा कि नहीं, ये नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट पर ही सीमित नहीं है। ये जो एंटरप्रेन्योर लोन ले रहे हैं वो उनकी क्षमता पर और उनके एफर्ट पर भी निर्भर है। लेकिन हमें शायद हमारे दर्शकों को और एंटरप्रेन्योर्स जो या फिर वो लोग जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, ये भी हिदायत देनी चाहिए कि कल ही आपको ये लोन्स नहीं मिलेंगे इमीडिएटली। राइट, क्योंकि होता ऐसा है कि अक्सर लोग प्रधानमंत्री जी को टीवी पर सुनते हैं और कहते हैं अच्छा ये स्कीम अवेलेबल है तो कल मैं बैंक में जाके सुनता हूं। तो हिदायत जरूर ये देंगे कि अब आपको ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं या टाउन में हैं तो आपको शहर जाना पड़ेगा इसके लिए। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरूर आप जहां पर भी बैंकिंग करते हैं, अगर आपके बैंकिंग रिलेशन है, बैंक अकाउंट है, वहां जाइए, मैनेजर को बोलिए हमें ये स्कीम के बारे में पता चला है, हम आपके पास कब आए। क्योंकि उस बैंक मैनेजर को भी अब कम से कम 2 लोगों को ये लोन देना पड़ेगा, तो वो बैंक मैनेजर भी ढूंढ रहा है कि ये 2 लोग किसको दूं ताकि मैं डिफॉल्ट लिस्ट में ना हूं। तो बेसिकली आपको एक लाइन लगानी है अपने बैंक मैनेजर के सामने और होपफुली आप वो लोग होंगे जिनको वो लोन मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे लिए समय निकालकर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। सभी ट्रेडिशनल बिजनेसेस धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। सरप्लस टेक्सटाइल एक ऐसा ही पुराना व्यापार है जो अब ऑनलाइन की राह पर निकल पड़ा है। सरप्लस के कारोबारियों की दिक्कतें कम कर रहा है और उन्हें देश भर के सप्लायर से जोड़ रहा है मुंबई का स्टार्टअप एक्स स्टॉक। देखते हैं स्टार्टअप की जर्नी। देश में करीब 126 अरब डॉलर का टेक्सटाइल बनता है, जिसमें से 10 से 15% यानी करीब 65,000 करोड़ सरप्लस होता है। B2B मार्केट में इस सरप्लस टेक्सटाइल की बिक्री अब तक पारंपरिक तरीके से यानी किसी एजेंट के जरिए मिल्स अपना सरप्लस माल बेचती है, लेकिन अब ये काम भी डिजिटल तरीके से होने लगा है। कई साल टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर चुके संजीव खंडेलवाल ने अपने सहयोगी मिहिर शाह के साथ मिलकर xstock.com इस सरप्लस स्टॉक के ऑनलाइन B2B मार्केटप्लेस की शुरुआत की। एक्सटॉक एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो B2B मार्केट के सरप्लस टेक्सटाइल बायर्स और सेलर्स के बीच में एक्सचेंज के तौर पे काम करता है। यहाँ होलसेल और ऑक्शन के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। कंपनी फिलहाल 400 से ज्यादा ऑक्शंस कर चुकी है। ये स्टार्टअप देश के किसी भी कोने में बैठे हुए बायर के लिए सरप्लस फैब्रिक्स, अपैरल्स, यार्न और होम टेक्सटाइल की शॉपिंग करना आसान बना रहा है। एक्सटॉक ने टेक्सटाइल कारोबारियों की दिक्कतों का हल निकाला है।
फिलहाल एक्सटॉक के प्लेटफॉर्म पर 7,000 खरीदार और 250 नामी सप्लायर्स लिस्टेड है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रोडक्ट की बड़ी रेंज अब खरीदारों को मिलने लगी है। इतने कम समय में 7,000 बायर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में एक्सटॉक का यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप मददगार साबित रहा है। इससे छोटे से छोटा व्यापारी भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। जब हम बात शुरू करते हैं बायर से और उनको ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे, सबका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। एक हेजिटेंसी उन लोगों को होती है कि ऑनलाइन कैसे करेंगे। जब हम उनको मोबाइल के बारे में बताते हैं, सबके पास मोबाइल होता है, सबके पास स्मार्टफोन है, सब व्हाट्सएप यूज करते हैं और कुछ और ऐप्स यूज करते हैं, तो सबको इतना आता है। तो जब हम उनको बताते हैं कि एक्सटॉक मोबाइल पे है जो हम ऑनलाइन हो सकता है, उनके मोबाइल पे भी हो सकता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और जब उनको ऐप बताते हैं, उनको डेमो देते हैं और इतना सिंपल यूज करने को है कि ऐप के उनको अच्छा लगता है। इस आइडिया को कारोबार का रूप देते वक्त फाउंडर्स को इस बात की चिंता थी कि क्या ट्रेडिशनल फिजिकल ऑक्शन से हटकर कारोबारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाएंगे या नहीं। लेकिन बिना देखे प्रोडक्ट खरीदने के रिस्क को कम करने के लिए कंपनी ने सैंपल एक्सप्रेस सर्विस लॉन्च की। इसमें खरीदारों को सैंपल पीसेस भेजने के बाद सौदा पूरा होता है। हालांकि सैंपल एक्सप्रेस सर्विस के बगैर भी कंपनी को ग्राहकों का बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। B2B में लोगों को टच एंड फील की कम जरूरत है, क्योंकि वो प्रोडक्ट एक बार समझ जाते हैं किसी मिल का, किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का और कोई प्रोड्यूसर का, तो वो लोग बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। और वो आज भी सैंपल सॉर्ट नंबर के नाम से या व्हाट्सएप का फोटो देख के, डिजाइन देख के या कोई ब्रोशर देख के वो लोग ऑर्डर करते हैं, क्योंकि वो लोग को माल मालूम है, उन लोग का बिजनेस है, वो लोग एक्सपर्ट्स हैं। तो एक बार दो बार उन्होंने देख लिया तो वो बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी टेक्सटाइल बायर्स और सेलर्स से एनुअल फीस और ट्रांजैक्शन फीस से रेवेन्यू कमाती है। एक्सटॉक ने एंजल इन्वेस्टर्स से फंड जुटाए हैं और इस साल के अंत तक मुनाफा कमाने की उम्मीद है। कंपनी ने देश के 30,000 बायर्स और 3,000 सप्लायर्स को प्लेटफॉर्म पर शामिल करने का लक्ष्य सामने रखा है। एक्सटॉक ने ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर भविष्य में टेक्सटाइल सरप्लस के अलावा कई और कमोडिटीज के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के तौर पर चलाया जा सकता है। साथ ही इस मॉडल को विदेशी मार्केट में भी फैलाए जाने की संभावना है। कल्पिता पारकर, मुंबई। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर, और शो में अब आपके सामने पेश करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताजा खबरें। चंडीगढ़ के टेक स्टार्टअप ट्रेस्टोर ने स्वच्छ मशीन बनाया है, जो न सिर्फ स्वच्छता रखने में काम आएगा बल्कि स्वच्छता रखने वाले को इसका फायदा भी मिलेगा। इस मशीन में प्लास्टिक बोतल, मेटल कैन जैसे रिसाइकल वेस्ट के बदले आपको 300 ml पानी मिलेगा। पानी के अलावा डिजिटल वैल्यू टोकन की कमाई भी इससे की जा सकती है। सत्येंद्र और अनुराग, इन 2 IIT स्टूडेंट्स ने इस मशीन को बनाया है। इस मशीन को रेलवे स्टेशन, मॉल्स, कॉलेज कैंपस जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इंस्टॉल किया जा सकता है। सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में आपको एक बिजनेस आइडिया दिखा, किस तरह से आइडिया क्लिक हुआ और किस तरह से ये पूरी तरह से मशीन बनने तक का प्रोसेस? हाँ जी, स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छा है, बट इंक्लूसिव, यानी कि हर एक इंसान किस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए, वहाँ से आइडिया उत्पन्न हुआ। तो स्वच्छ भारत बहुत अच्छी एक मुहिम है जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, बट एक आम इंसान कैसे उसमें पार्टिसिपेट करे जब एक सामने कूड़े का ढेर दिखे। तो एक इंसान अगर एक कूड़े के ढेर में से एक बोतल या एक कैन भी निकाल के ठीक जगह पे डाल दे, तो उसका कुछ एक तरीके से अप्रिसिएशन अगर हम कर पाएं, तो वो वहाँ से आइडिया उत्पन्न हुआ। बिकॉज पार्टिसिपेटरी नेचर बहुत ज़रूरी है स्वच्छ भारत के लिए। इसमें जो एप्रिसिएशन वाली जो खास बात है, उसमें आपको बॉटल डालने के बाद एक पानी 300 ml पानी मिलता है। तो ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया ये भी रहा है। इसमें और क्या तब्दीली लाने की आप कोशिश करेंगे आगे चल के? कुछ पॉइंट्स की बात आपने की है, डिजिटल पॉइंट्स, तो वो क्या है और किस तरह से जो आम लोग है उसका फायदा उठा सकते हैं? हाँ जी, अब हर एक इंसान जो थोड़ा सा स्वच्छ भारत में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, तो जरूरी नहीं कि उसी टाइम उनको प्यास लगे 300 ml पानी पीने की। तो इसीलिए ये पॉइंट सिस्टम
जो है, जो जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं, कि उनको एक हमने ट्रस्ट दिया, तो वो ट्रस्ट को यूज करके कभी भी बाद में पानी पी सकते हैं, या वो ट्रस्ट को कलेक्ट करके कभी किसी करियाने की दुकान पे जाके कुछ चाय, चीनी, कुछ डेली नीड्स की चीजें भी ले सकते हैं। इसे आपने थोड़ा सा हाईटेक बनाने की कोशिश की है, इसमें एक इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो उसका किस तरह से फायदा होगा, किस तरह से उसे यूज किया जाए? जी, सो जब इसमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रशिंग मैकेनिज्म है कूड़े का, तो जब कूड़ा क्रश होके हम वो सिर्फ वो 1/5 रह जाता है अपने साइज का, तो दैट मीन्स कि ये 5 गुना ज्यादा कूड़ा अपने अंदर मशीन ले सकती है। एंड जब वो 80% कैपेसिटी पे हो, तो कूड़े जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उस मशीन के, उनको टेक्स्ट चले जाता है, उनको ऑटोमेटिक वॉइस चली जाती है कि ये जो मशीन है जो इस लोकेशन पे है, अब इस मशीन को आप आके खाली कर दीजिए। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी अगर हम जानना चाहें कि तो फिलहाल जो आपने मशीन बनाई है उसकी कैपेसिटी कितनी है, ट्रैश की भी और पानी की भी? हाँ जी, पानी का इसमें 20 लीटर है एंड ट्रैश का इसमें 50 किलो 3 भागों में बंटा हुआ है। 50 किलो बोतलों के लिए, पेट बॉटल्स के लिए, 50 किलो कैंस के लिए एंड 50 किलो मिसलेनियस आइटम्स के लिए। इस मशीन्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? कुछ क्वेरीज आपको अभी तक आई है, कुछ थोड़ा बहुत रिस्पांस मिला है, तो वो कैसा है? बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला है। अभी तो आज तो डे 1 है जब हमने मीडिया अनाउंसमेंट करी है मशीन की, उससे पहले भी हमें 40 क्वेरीज आ गई हैं। एंड रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, जहाँ पे भी हाई फुटफॉल ट्रैफिक होता है, जैसे कि मॉल्स हो गए, कोई भी ऐसी जगहें जहाँ पे आपको एक तो या तो कूड़ा ना दिखे उसके लिए, या बहुत सारा कूड़ा दिख रहा है एंड लोग कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए, कैसे अगर 500 बोतलों का कूड़ा है तो कैसे एक इंसान 2 बोतलों का कूड़ा भी उठा दे, तो उससे भी वो 500 बोतलों का कूड़ा खत्म हो जाएगा। तो इस मशीन की प्राइसिंग क्या है और किस तरह से क्या इसे और अफोर्डेबल बनाने की कोशिश आगे चल के होगी? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से क्या नयापन इसमें दिखने का? जी बिल्कुल, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मशीन हर एक कोने कोने में लगी हो जहाँ पे हाई ट्रैफिक एनवायरनमेंट है। तो उसके लिए इसको हमने ऑलरेडी बहुत कोशिश करके 50,000 के प्राइस पॉइंट पे लेके आए हैं, जो बेस मशीन है। अगर कुछ और उसमें कोई इनमें ये सोलर लगवाना चाहते हैं या कोई प्रिंटर्स लगवाना चाहते हैं, तो ऐसे के भी हमें को आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो बट बेस प्राइस जो मशीन का हमने रखा है वो 50,000 रुपया रखा है। आपका जो फोकस दिख रहा है वो पूरी तरह से पैसे कमाने का ना होते हुए सोशल कॉज इसमें बहुत ज्यादा है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे आप क्या काम कर रहे हैं? किस तरह से रीच बढ़ाने की कोशिश आप करेंगे? जी, सो हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमारा काम है टेक्नोलॉजी बनाना, हमारा काम है उस टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को इसकी पूरी R&D की डिटेल दें, ताकि वो इसको मैन्युफैक्चर कर सकें हमारे लिए। एंड डिफरेंट लोगों को हम बताएं कि कैसे इस मशीन को सर्विस किया जा सकता है। सो जब कुछ 100 मैन्युफैक्चरर्स होंगे, कुछ हज़ारों में इस मशीन को सर्विस करने वाले लोग होंगे, तो ऑटोमेटिकली तब रीच बढ़ेगी। राइट। और गवर्नमेंट से क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या उनके साथ टाई अप से आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के बिना हम इसको उस लेवल तक नहीं लेके जा सकते जिस लेवल तक हमने सोचा है। गवर्नमेंट से हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो ये समझे कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक आम इंसान के लिए कंट्रीब्यूट करने का जरिया है। एक आम इंसान स्वच्छ भारत हर रोज देखता है, हर रोज सुनता है। एक बड़ा फिल्म स्टार कहीं जाके कोई एक जगह को पूरा साफ कर देते हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है, बट एक आम इंसान सोचता है कि अगर मेरे सामने कूड़े का ढेर हो तो मैं उसको कैसे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाऊं। तो ये मशीन एक मशीन नहीं है, एक माइंडसेट शिफ्ट है जो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने एंड रिकॉग्नाइज करे। इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा यह हमें जरूर बताएं। हमारा फेसबुक पेज आपके लिए हाजिर है, जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें @AE हर्षदा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।